एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और आज का जो ये दिखाने वाले जो चीजें हैं ये आजकल के नए दौर के सारे चीजें हैं ये, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ आप नोट करते रहिए जो जो इम्पोर्टेंट लगे आपको ये सारी चीजें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो ये सेशन है। ये सेशन होगा, आप लोग को पता ही होगा, द जर्नी ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स। तो मोबाइल नेटवर्क का ये जर्नी सबसे पहले जो आया था फर्स्ट जनरेशन से लेके अभी आने वाला जो है 5G। अभी तक हम इंडिया में यूज कर रहे हैं या बाहर के भी कंट्री में यूज किया जा रहा है 4G। अभी तक 5G लॉन्च हुआ ही नहीं है, तो बहुत ही जल्द वो भी होने वाला है। तो किस तरह से हम लोग 1G में क्या था, 2G में क्या था, एंड 3G 4G एंड 5G में क्या होने वाला है और क्या क्या फीचर्स हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या हम लोग यूज करते थे, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बताएंगे क्या क्या टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज किया गया है, क्या टेक्नोलॉजीज यूज करने जा रहे हैं। तो इन सारे डिटेल्स इनके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। तो मैं फिर से वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को इस सेशन पे, रिमोट सेशन पे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, so starting from the first G or analog cellular to 4G, the last decade stood witness to remarkable bargaining in the wireless industry. The impact of service on network efficiency has become more critical. तो ये जो है ये पहले 1G से लेके 4G तक अभी हम यूज करें, तो ये जो लास्ट 10 साल है, लास्ट जो डेकेड है, ये एक विटनेस है रिमार्केबल बार्गेनिंग इन द वायरलेस इंडस्ट्री। तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत एडवांस हो रहा है और हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। विदाउट फोन आप सोच सकते हैं अभी का लाइफ कैसा होने वाला है, बहुत सारे मुश्किलें आने वाले हैं। तो हम ऐसा इमेजिन अभी कभी कभी करते हैं कि जब मोबाइल नहीं था तो लोग कैसे चलते थे। तो अभी का जो दौर है, अगर मोबाइल बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारे लाइफ जैसे रुक सा जाएगा। The impact of service of network efficiency have become more critical। तो आजकल के जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी से, ये बहुत ज्यादा डे बाय डे जितना एडवांस हो रहा है उतना क्रिटिकल भी बनते जा रहा है। तो इन सब चीजों को अगर हम नहीं जानेंगे तो उसे यूज नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो जानने के लिए हम लोग उसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और हमारे जो काम है, डे टू डे लाइफ का जो काम है, वो हम लोग और इजी वे में कर सकते हैं। और इन सब ग्रुप में 1G से लेके 4G तक, एंड द एडिशनल टू दिस ग्रुप इज द 5G टेक्नोलॉजी। और 5G जो 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी जो आने वाला है, इस ग्रुप में जो ऐड करने वाला है, ये एक प्रॉमिस होगा ऑफ रिवर्जन। ये सारे चीजों को बदल के रख देगा। इंटरनेट बन जाएगा और भी फास्टर। इंटरनेट वी नो इट विल लाइटनिंग फास्ट स्पीड, ये बहुत ही फास्ट होने वाला है। जितना फास्ट ये इंटरनेट होगा उतने कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन नेटवर्क्स हम लोग रन कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीजें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आजकल का दौर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन होने वाला है ये। तो नेक्स्ट जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट जनरेशन। सबसे पहले जो बिगिन हुआ था नेटवर्क, ये फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करेंगे ये। तो ये फर्स्ट जनरेशन जो नेटवर्क है, ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट जनरेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1979। तो 1979 में ये सबसे पहले जो मोबाइल नेटवर्क, फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क स्टार्ट किया गया था। इसके ये जो स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट लॉन्च किया गया था इस कंट्री पे, इसी कंट्री में ये स्टार्ट किया गया था। आप लोग को गेस कर सकते हैं आप ये कौन सा कंट्री है ये। तो यहाँ पे एरो मार्क किया हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो कंट्री है ये, इसमें यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। तो ये कंट्री का नाम है जापान, टोक्यो। जी हाँ, ये जापान टोक्यो में सबसे पहले जो है ये फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क स्टार्ट किया गया था। और ये जो कंपनी स्टार्ट किया गया था, ये कंपनी का नाम है एनटीटी, निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉर्पोरेशन। तो इस कंपनी ने सबसे पहले विश्व में सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क स्टार्ट किया गया था जापान में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स के बारे में और जानते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क जो वो चलता था, वो रेडियो सिग्नल्स यूज किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क वाज एनालॉग सिस्टम। तो यहाँ पे एनालॉग सिस्टम था ये, तो और ये यूज किया गया था, रेडियो सिग्नल से ये चलता था। तो रेडियो सिग्नल्स के चलने के वजह से
तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो मोबाइल्स क्या होता है, मोबाइल्स के जो बैटरी पावर है वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता था। इस वजह से क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन के जो मोबाइल्स थे वो बहुत ही बड़े साइज का था, स्क्रीन बहुत छोटा था, मोबाइल का साइज बहुत ही बड़ा था और बहुत ज्यादा बड़ा बैटरी यूज किया जाता था। क्योंकि बैटरी अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर ये रेडियो सिग्नल्स क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। इसके वजह से मोबाइल बहुत ही जल्दी ये बैटरी खत्म हो जाता है, तो पावर रन आउट हो जाता है। इसके वजह से बहुत ज्यादा बड़ा बैटरी साइज यहाँ पे लगाया था और मोबाइल्स भी बहुत बहुत बड़े बड़े मोबाइल्स आते थे फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स का। ये सारे ये जो यूज था ये रेडियो सिग्नल के वजह से ये बैटरी साइजेस बहुत बड़ा था। तो नेक्स्ट जो है ये वर्किंग इन द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 150 मेगाहर्ट्ज। तो ये 150 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ये चलता है। MHz का मतलब है मेगाहर्ट्ज। तो ये जो बैंड फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी बैंड, ये फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क का वो 150 मेगाहर्ट्ज से ये चलता है ये। और इसमें क्या आता है, इसमें ओनली वॉइस, नो डेटा सर्विस वाज अवेलेबल। तो फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क में सिर्फ बातें कर सकते थे, यहाँ पे SMS या फिर इंटरनेट वगैरह ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम लोगों को कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते थे। तो यहाँ पे अलग कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क का, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। ये पहला है, रेडियो सिग्नल्स यूज किया गया था। नेक्स्ट इस रेडियो सिग्नल की वजह से बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, और ये रेडियो सिग्नल्स की वजह से जो बैटरी कंज्यूम करता था इसके वजह से था मोबाइल्स बहुत बड़े बड़े साइज का तब आते थे, उसका साइज बहुत बड़ा था। नेटवर्क फ्रीक्वेंसी का जो बात करें, वो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज में वो काम करते हैं, और सिर्फ ओनली वॉइस अवेलेबल था यहाँ पे फैसिलिटी, और कोई भी यहाँ पे डेटा सर्विस या फिर SMS सर्विस यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो ये सारे हो गया फर्स्ट जनरेशन। अभी हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, ये आ जाएंगे अभी सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क पे। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क पे बहुत ही एक बड़ा चेंज था यहाँ पे। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1991 पे स्टार्ट किया गया था। तो ये कंट्री जो स्टार्ट किया गया था वाज फर्स्ट लॉन्च इस कंट्री पे। तो आप लोग गेस कर सकते हैं ये कौन सा कंट्री है। तो ये कंट्री जो है, ये कंट्री से नोकिया कंपनी, यहाँ से जन्म हुआ है। नोकिया कंपनी स्टार्ट हुआ से इसी कंट्री से। तो 2G नेटवर्क्स भी इसी कंट्री में स्टार्ट हुआ था। इस कंट्री का नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड से स्टार्ट किया गया था सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो फिनलैंड एक बहुत ही एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजी के तरफ से वो लोग बहुत एडवांस है। जापान के तरह ही वो लोग, इस कंट्री भी एक बहुत एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजीज में। तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, जो कंपनी स्टार्ट किया गया था ये रेडियो लिंजा नाम का एक कंपनी ने ये सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क फिनलैंड में स्टार्ट किया गया था। तो ये हो गया सेकेंड जनरेशन नेटवर्क के बारे में। अब इसके जो बता दूं, मैं इंडिया में भी सबसे पहले जो सेकेंड जनरेशन नेटवर्क स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट जनरेशन इंडिया में नहीं आया था। इंडिया में जो लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1995 में, ये सेकेंड जनरेशन से इंडिया में मोबाइल स्टार्ट किया गया था। और जो कंपनी ने इसने स्टार्ट किया, ये बीपीएल मोबाइल कंपनी, ये कंपनी ने स्टार्ट किया था इंडिया में सबसे पहले इन द ईयर 1995 में मोबाइल, वो सेकेंड जनरेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स इंडिया में नहीं आया था, वो डायरेक्टली सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट किया गया था इंडिया में। तो देखते हैं सेकेंड जनरेशन नेटवर्क्स में क्या क्या फैसिलिटीज है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है। सबसे बड़ी चेंज क्या है, सेकेंड जनरेशन नेटवर्क्स यूजेस डिजिटल सिग्नल। तो सेकेंड जनरेशन नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल्स यूज किया गया था। डिजिटल सिग्नल्स का मतलब है जो बाइनरी में मूव होता है। बाइनरी का मतलब है 0101 जो चलता है, ये बाइनरी। तो 0 मतलब ये लो वोल्टेज या फिर आप बोलते हैं ऑफ, 1 का मतलब है हाई वोल्टेज या फिर ऑन। तो इस तरह से ये डिजिटल सिग्नल्स यूज किया जाता था इस नेटवर्क पे। तो ये बहुत बड़ा एक बिग चेंजेस था। इसके बाद क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स के वजह से जो बैटरी कंजम्पशन से वो उसका बैटरी कंजम्पशन बहुत ही लेस हो गया। इसके वजह से क्या होता है, बैटरी लाइफ ज्यादा हो गया और मोबाइल्स का जो साइज है वो छोटा होने लगा है। बहुत छोटे छोटे मोबाइल्स मिलने लगा है 2G नेटवर्क्स में, क्योंकि इसके पावर जो कंजम्पशन है बहुत ही कम है। डिजिटल सिग्नल्स बहुत ही पावर कम कंज्यूम करते हैं, इसके वजह से बैटरी के साइजेस बहुत छोटा होने लगे और मोबाइल फोन का भी साइज छोटे होने लगे।
तो एक बार चार्ज करने से 2-3 दिन तक चलता है 2G मोबाइल्स। अभी भी बहुत सारे 2G हैंडसेट्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ज्यादातर बात करने के लिए ज्यादा यूज होता है, ताकि ये ज्यादा बात कर सकते हैं। मोबाइल्स का बैटरी जो है वो ज्यादा देर तक चलता है, 2-3 दिनों तक चलता रहता है। तो नेक्स्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी बैंड जो है ये 30 to 200 किलोहर्ट्ज, 30 to 200 किलोहर्ट्ज में ये चलता है ये बैंडविड्थ। तो इसका जो बैंडविड्थ है नेटवर्क का ये 30 to 200 किलोहर्ट्ज। आप देख सकते हैं पहले ये मेगाहर्ट्ज में था, अभी ये किलोहर्ट्ज तक बन गया है, तो ये बहुत ज्यादा रेंज में आने लगा है। और 2G नेटवर्क सपोर्ट करते हैं वॉइस, डेटा ट्रांसमिशन एंड SMS सर्विस। तो यहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं, SMS भी भेज सकते हैं, और आप इंटरनेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। इंटरनेट ज्यादा स्पीड नहीं था, बहुत कम स्पीड था, लेकिन आप यहाँ पे इंटरनेट में कनेक्ट कर सकते हैं, मेल्स वगैरह रीड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी 2G नेटवर्क से ये स्टार्ट किया गया था, ये बिगिन हुआ था, ये सेकेंड जनरेशन नेटवर्क से सबसे पहले ये डेटा ट्रांसमिशन जो है इंटरनेट सर्विस यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो पहले जनरेशन ऑफ और सेकेंड जनरेशन में आप देख सकते हैं, पहले जनरेशन में रेडियो सिग्नल्स था, अभी ये डिजिटल सिग्नल्स यूज किया गया है। डिजिटल सिग्नल्स का मतलब ये बाइनरी में काम करता है, 0-1-1 में काम करता है। जिस तरह से कंप्यूटर्स काम करते हैं सेम उसी तरह से ये सेकेंड जनरेशन भी काम करता है। सो डिजिटल सिग्नल्स पावर कंजम्पशन बहुत ही कम करता है, जिसके वजह से मोबाइल्स का साइज छोटा हो गया, बैटरीज का साइज छोटा हो गया, और ये लाइफ ज्यादा होने लगे। तो इसका जो बैंडविड्थ रेंज है वो 30 to 200 किलोहर्ट्ज में होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वॉइस के साथ यहाँ पे इंटरनेट, डेटा ट्रांसमिशन और SMS सर्विस भी मिलने लगा है। तो ये हो गया सेकेंड जनरेशन। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे जो करते हैं, ये टेक्नोलॉजी जो यूज किया गया है ये 2G नेटवर्क्स में GPRS टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, CDMA टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया था, GSM मोबाइल्स यूज किया गया था, एंड एज। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन में भी फास्टर इंटरनेट के लिए एज सर्विसेज यूज होता है। अगर आप GPRS यूज कर रहे हैं तो उसका स्पीड थोड़ा कम रहता है। एज टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप ज्यादा स्पीड को एनहेंस कर सकते हैं। CDMA जो मोबाइल्स था, CDMA मोबाइल्स जिसमें सिम नहीं रहता था, वहां पे सिम यूज किया नहीं जाता था यहाँ पे। तो CDMA मोबाइल्स में वो कॉन्फ़िगर करके उसको रन करता था ये। और कुछ स्टूडेंट्स में देख सकते हैं यहाँ पे वो बैंडविड्थ के बारे में बात करें, तो बैंडविड्थ में बताता हूँ, ये बैंडविड्थ है जिसके वजह से वो नेटवर्क्स चलता है, जिसका रेंज है उस बैंडविड्थ में वो चलता है। हर एक चीज में, इंटरनेट में भी बैंडविड्थ रहता है, और जितना ज्यादा बैंडविड्थ आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपको फास्टर इंटरनेट मिलेगा, वॉइस क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, बैंडविड्थ आपको एग्जांपल देते हैं, एक जैसा एक पानी का पाइप है, मान लीजिए पानी का पाइप जो अगर आप बड़ा सा पाइप यूज करें तो ज्यादा पानी फ्लो होगा, अगर आपका पाइप छोटा है तो क्या होगा, बैंडविड्थ अगर कम है तो क्या होगा, कम पानी फ्लो होगा। अगर आपको बहुत सारे घरों में पानी देना है तो क्या होता है, एक बड़ा सा पाइप यूज करना पड़ेगा, तो बहुत सारे घर में पानी दे सकते हैं। और अगर आपको एक या दो घर में होगा तो क्या होगा, पाइप हम छोटा यूज करते हैं। तो ये बैंडविड्थ क्या है, इसका जो रेंज है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं, उतना क्लियर वॉइस मिलेगा, फास्टर इंटरनेट हम लोग को यूज करने को मिलेगा ये। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे हम स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि सेकेंड जनरेशन नेटवर्क से लेके अभी हम लोग थर्ड जनरेशन नेटवर्क में मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क, अभी थर्ड जनरेशन नेटवर्क आया था ये इन द ईयर 1998 में। थर्ड जनरेशन नेटवर्क सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ये भी जापान में हुआ था। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क जापान में हुआ था और थर्ड जनरेशन भी जापान में ही स्टार्ट किया गया था। ये दो कंपनी एनटीटी, जो पहले जो कंपनी था एनटीटी, ये एनटीटी एंड डोकोमो, दोनों कंपनी कंबाइन करके इस नेटवर्क को लॉन्च किया गया था जापान में इन द ईयर 1998 में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3G नेटवर्क सबसे पहले 2008 में 11 दिसंबर में लॉन्च किया गया था। और ये MTNL, आपने सुना होगा, MTNL कंपनी ने इसे स्टार्ट किया गया था इंडिया में इन द ईयर 2008 11 दिसंबर में। तो इंडिया में ये स्टार्ट होने लगा ये। तो 1998 से उसके बाद कम से कम 10 साल बाद यहाँ पे इंडिया में वो आया 3G नेटवर्क्स।
नेक्स्ट देखते हैं अभी 3G नेटवर्क्स में क्या क्या यूज किया गया था। तो 3G नेटवर्क्स में यहाँ पे हम लोग को यूज करते हैं, यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी जो यूज किया गया था ये वाइड बैंड CDMA है। वाइड बैंड CDMA यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे वाइड बैंड CDMA से यूज करके हम इंटरनेट को और फास्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस लैन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में वायरलेस लैन का इस्तेमाल होने लगा है। तो वायरलेस लैन हम लोग यूज करके और दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस वो वाईफाई यूज करके हम लोग लैन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2G मोबाइल्स में ये सुविधा उपलब्ध हुई थी। और नेक्स्ट जो है यूएमटीएस टेक्नोलॉजी भी एक यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है आपके इंटरनेट को और फास्टर बनाने के लिए। कुछ मोबाइल्स में ये यूएमटीएस यूज किया गया था। उसके बाद में जो टेक्नोलॉजीज आया HSDPA का फुल फॉर्म है हाई स्पीड डाउनलोड पैकेज एक्सेस। तो अगर आपके मोबाइल पे H लिखा आता है, H+ या फिर H लिखा आता है, इसका मतलब आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है ये सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मोबाइल ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जब H लिखा आता है इसका मतलब क्या है, आप और फास्टर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। किसी किसी मोबाइल पे, आजकल हर एक मोबाइल पे ये HSDPA यूज होता है, बहुत सारे मोबाइल्स में रहते हैं। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल के ऊपर ये एक आइकन रहता है, H लिखा रखे या फिर H+ लिखा रहता है। किसी किसी मोबाइल पे UMTS लिखा रहता है। तो UMTS थोड़ा स्लोअर है, ये और ज्यादा फास्टर है। और यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ड्यूअल चैनल भी मिलता है, वो हालांकि इंडिया में यूज नहीं होता है। तो वो रहने से और फास्टर इंटरनेट आपको यूज करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो है ये फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हम सेकेंड थर्ड जनरेशन नेटवर्क्स में हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, क्या क्या फीचर्स यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वीडियो कॉलिंग। तो वीडियो कॉलिंग 3G नेटवर्क्स में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट था ये फीचर। हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं 3G नेटवर्क्स पे, यहाँ पे कॉल करके उन लोग को देख सकते हैं। आजकल ये बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा है। और MMS सर्विस जो है ये 3G टेक्नोलॉजीज में यूज किया गया था। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज, इसका मतलब क्या, आप कोई वीडियो सेंड कर सकते हैं, SMS के जैसा ही है ये। आप किसी नंबर में भेज सकते हैं, वीडियो वॉइस भेज सकते हैं। तो ये MMS सर्विस थर्ड जनरेशन नेटवर्क पे ही स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आता है फास्टर इंटरनेट। इंटरनेट का जो स्पीड है, ब्राउजिंग स्पीड है, ये बहुत ही फास्ट बन गया था। बहुत ही फास्ट आप लोग यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस नेटवर्क। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लेयर 3D गेमिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों मिलके एक साथ यहाँ पे गेम खेल सकते हैं, सारे एक नेटवर्क में ज्वाइन होके यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस करके आप लोग यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। तो मल्टीप्लेयर 3D गेमिंग भी यहाँ पे फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये 3G नेटवर्क पे। तो ये 3G नेटवर्क पे आप देख सकते हैं ये वीडियो कॉलिंग, MMS सर्विस, फास्टर इंटरनेट एंड मल्टीप्लेयर 3D गेम आप खेल सकते हैं। तो जितने ज्यादा नेटवर्क का स्पीड होता है उतना ज्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस, डेटा ट्रांसमिशन और ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका बैंडविड्थ भी इंक्रीज होने लगता है। जितना बैंडविड्थ इंक्रीज होगा उतना ज्यादा फास्टर डेटा ट्रांसमिशन होता है। जितना ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन होगा उतनी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस और ज्यादा डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मल्टीप्लेयर 3D गेम्स के लिए बहुत हर एक प्लेयर्स जो है ज्वाइन करते हैं, वहां पे 3-4 वो उससे भी ज्यादा हो सकता है। इन लोग के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। अगर इंटरनेट फास्टर नहीं होता है तो ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि 2G नेटवर्क्स में ये मल्टीप्लेयर गेमिंग ये ज्यादा नहीं था, ये बहुत ही कम यूज किया था। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन नेटवर्क पे ये बहुत ही ज्यादा यूज करने, हम इसको फ्लॉलेसली यूज कर सकते हैं और बिना रुके या बिना डिस्टरबेंस के ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेल सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये थर्ड जनरेशन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क पे। तो फोर्थ जनरेशन थोड़ा क्रिटिकल है पहले से, तो इसको डेवलप किया गया है। फोर्थ जनरेशन बहुत ही टाइम लगा है इसको डेवलप करने के लिए। धीरे धीरे अलग अलग फेज में इसे डेवलप किया है। तो इसका जो इवोल्यूशन है ये एक लंबा समय तक चला है फोर्थ जनरेशन नेटवर्क। तो इसको समझाने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के हिसाब से आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से फोर्थ जनरेशन नेटवर्क डेवलप हुआ है। अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग 6 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया। यहाँ पे 6 फेजेस है
4G हर एक फेज में ये एक नया टेक्नोलॉजीज आया और एक नया फीचर्स लेके आया ये। तो इस 4 जनरेशन नेटवर्क को हम लोग अभी तक इसको फेजेस के हिसाब से, और नीचे जो है आपको ईयर्स दिखा जाएगा, तो कौन से फेज में कौन से ईयर में ये हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2002 में सबसे पहले ये स्टार्ट किया था 4 जनरेशन नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले स्टार्ट किया था इन द ईयर 2002 पे। 2002 में एक स्टैटिक विजन डिजाइन बाय ITU कंपनी ने एक स्टैटिक विजन बनाया था इन द ईयर 2002 पे। इसके बाद है 2005 में इसका जो टेक्नोलॉजी का नाम था ये OFDMA टेक्नोलॉजीज था, इसको बाद में नाम दिया गया था लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो अभी भी आपको दिखाई दे सकता है, आपके मोबाइल फोन में दिखाई दे सकता है, जो LTE बोलते हैं 4G LTE, इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्योंकि ये 4G जो नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको डेवलप करने में, ये धीरे धीरे अलग अलग फेज में इसे डेवलप किया गया था, इसके वजह से इसका नाम जो इसको दिया गया था ये LTE नाम, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट जो फेज है ये थर्ड फेज ये 2006 में ये फेज हुआ था। तो वर्ल्ड का सबसे पहला WiMAX सर्विस स्टार्ट किया गया था साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में ये 4G यूज करने के लिए ये WiMAX सर्विस यूज किया गया था। तो WiMAX सर्विस को यूज करके 4G का स्पीड से वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला जो 4G WiMAX सर्विस था वो साउथ कोरिया में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट फेज जो 2008 में हुआ था, ये इस फेज में LG एंड नॉर्टेल दोनों कंपनी ने ई डाटा मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा, यहाँ पे अल्ट्रा डेटा, ये रेट्स जो है ये 50 Mbps 50 बिट्स मेगाबिट्स पर सेकेंड इसको रेट में ट्रांसमिशन हुआ था वाइल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर्स पर आवर। तो वो टेस्ट किया गया था, ये दो कंपनी ना मिलके ये टेस्टिंग किया गया था और ये सक्सेसफुल हुआ था कि 50 MB पर सेकेंड ये बहुत ज्यादा स्पीड होता है वाइल ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 110। इसका मतलब आप अगर हाईवे में किसी कार में ड्राइव कर रहे हैं या फिर किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको अगर आप 110 में भी स्पीड में जा रहे हैं तो आपको 50 MB पर सेकेंड से आप इस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो ये इन द ईयर 2008 में इसको अचीव किया गया था। तो फिर से बता देता हूँ, ये दो कंपनी मिलके, ये LG एंड नॉर्टेल, ये दोनों कंपनी मिलके इसे सक्सेस किया गया था। नेक्स्ट जो है इन द ईयर 2010 में WiMAX सर्विस USA में, WiMAX स्मार्टफोन यूज किया गया था फर्स्ट टाइम ये US में। तो ये जो कंपनी स्प्लिट स्टार्ट किया गया था, रिलीज किया था WiMAX सर्विस USA में स्मार्टफोन के द्वारा। तो WiMAX सर्विस यूज करके बहुत ही फास्टर इंटरनेट हम लोग मिल सकता है, हमें 4G नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। ऑन देन इन द ईयर 2012 में भारती एयरटेल ने लॉन्च किया 4G LTE इन कोलकाता इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम में इंडिया में लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2012 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो इवोल्यूशन है ये बहुत सारे सालों में, ये 10 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखा रहे, अभी भी इसका जो डेवलपमेंट है अभी भी ये चल रहा है और अभी भी ये इम्प्रूव हो रहा है और भी नेटवर्क्स को और भी इम्प्रूव किया जा रहा है। अलग अलग कंट्री पे अलग अलग रिसर्च चल रहा है, इसका टेस्टिंग चल रहा है। तो ये सारे चीजें जो है आपको फेस में आपको बताया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये फेजेस था, हर एक फेज में ये किस तरह से हम लोग अभी का जो 4G यूज कर रहे हैं ये इस तरह से ये डेवलप किया गया। तो फिर से मैं बता देता हूँ, ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था ये 4G नेटवर्क को लाने के लिए और बहुत ही मेहनत करना पड़ा इसको डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत सालों तक चला, इसके वजह से इसका नाम दिया गया था LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये बहुत देर तक ये चला और ये अभी तक जो है सबसे फास्टेस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं 4G नेटवर्क। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन 4G नेटवर्क्स में क्या क्या टेक्नोलॉजीज और फीचर्स हम लोग ने यूज किए। ये जो टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस। पहले जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट हम लोग को एक्सेस करने के लिए हमें वायर से कनेक्ट करना पड़ता था, हमारे कंप्यूटर्स में ही हम कर सकते थे और विदाउट वायर हम नहीं कर सकते थे। लेकिन 4G टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम ये
साबित कर दिया कि हम लोग वायरलेसली किस तरह से मोबाइल ब्रॉडबैंड को यूज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं, फास्टर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड मतलब ये जो बैंडविड्थ है ये और भी ज्यादा है, इसकी वजह से हम लोग और फास्टर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस फीचर्स को यूज करके हम लोग HD टीवी हम लोग मोबाइल में देख सकते हैं, हाई डेफिनेशन टेलीविजन हम लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। HD चैनल्स जो है कंपनी ने स्टार्ट किया, जो टीवी में हम लोग देख सकते हैं वो हम मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं। इसके वजह से आप देख सकते हैं क्रिकेट मैचेस या फिर लाइव न्यूज लोग कहीं से भी देख सकते हैं, वाइल ट्रेवलिंग द बस ट्रेन और कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी ये 4G नेटवर्क से फैसिलिटी से स्टार्ट किया गया है, ये HD टेलीविजन हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी ये स्टार्ट किया गया था 4th जनरेशन नेटवर्क पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि आपके जो इतने भी फाइल्स है सारे फाइल्स ये अपना ड्राइव में, ऑनलाइन ड्राइव में रख सकते हैं और आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एरिया से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। तो आजकल हर एक कंपनी, हर एक ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनली भी लोग इसे यूज करते हैं। जैसा कि एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग का आप यूज कर बोल सकते हैं। अगर आपका जीमेल आईडी हो तो आप अपने मोबाइल फोन से लॉगिन करके अपना ड्राइव यूज कर सकते हैं। आपका जितने भी फाइल्स है वो वहां पे रहता है। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया तो कॉन्टेक्ट नंबर्स, फोटोग्राफ्स ये सारे आपको वापस मिल सकते हैं उसी आईडी से। तो आपको ईमेल आईडी कहीं से भी आप कहीं पे लॉगिन करके आप अपना फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है, बहुत ही यूजफुल है ये फीचर। तो पहले ये बहुत लोगों को पता नहीं था, वो अपने मोबाइल गुम करते थे या फिर मोबाइल खराब हो जाता था। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स जो है वो मोबाइल में रह जाता है और उससे वापस नहीं मिलता है। तो अगर आप ये क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके अपने फाइल्स जो है मोबाइल का कॉन्टेक्ट नंबर्स हो या फिर फोटोग्राफ्स हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारी चीज आप क्लाउड कंप्यूटिंग में रख सकते हैं। अगर मोबाइल आप कहीं पे भूल भी गए, अगर आप लेना भूल गए तो फिर कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से कहीं से भी लॉग इन करके उसको यूज कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखते हैं जो है, ये पहले था वीडियो कॉलिंग, अभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब अब बहुत सारे लोग एक साथ बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अभी भी आप देख सकते हैं जो मोबाइल इंटरनेट से चल रहा है ये 4G नेटवर्क से ही चल रहा है ये, और हम लोग जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर रहे हैं जूम के द्वारा। तो ये भी जो इंटरनेट सर्विस हमें मिल रहा है ये मोबाइल से, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये मोबाइल यूज करके इससे देख रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कितना इम्पोर्टेंट है। ये ऑफिस में कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, अपने फैमिली के लोगों के साथ बात कर सकते हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। तो इन सारे फीचर्स को यूज करके हमें यूज करने को मिल रहा है ये 4th जनरेशन नेटवर्क पे ये। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मैं फिर से आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस सर्विस जो पहले वायर से ही ओनली कंप्यूटर्स में अवेलेबल था, 4G नेटवर्क्स आने के बाद से ये बन गया। ये हम लोग अपना मोबाइल फोन में वायरलेसली कहीं से भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हाई डेफिनेशन टेलीविजन हम लोग देख सकते हैं, लाइव क्रिकेट मैचेस HD में देख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके हमारे फाइल्स को वहां पे सेफली रख सकते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ना मोबाइल गुम होने का डर है रहता है, फाइल्स गुम होने का डर रहता है। तो हमारे जो फाइल्स है बहुत ही सेफ रहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। तो ये सारे फीचर्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स 4G जनरेशन का हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं 5th जनरेशन नेटवर्क। तो 5th जनरेशन नेटवर्क जो है वो LTE खत्म नहीं होता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, द इवोल्यूशन ऑफ LTE डज नॉट एंड्स विद 4G। तो 4G का में से ये चलता आ रहा है, ये अभी 5G में भी ये कंटिन्यू हो रहा है। तो LTE अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। द इवोल्यूशन ऑफ LTE ये यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी जो है ये LTE ये बन गया है
एडवांस, एलटी एडवांस, जो 5G नेटवर्क में ये बन जाएगा एलटी एडवांस। Further enhance system performance and adds new capability with new application areas। तो ये क्या करेगा और हेल्प करेगा हमें और नया एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, नए नए एप्लीकेशंस हम रन कर सकते हैं यहाँ पे। फर्दर एनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस इसको कर सकते हैं, हमारे सिस्टम का इंटरनेट का स्पीड्स और बढ़ सकता है। और न्यू एप्लीकेशन एरियाज मतलब और भी नए नए एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा 5th जनरेशन नेटवर्क पे, जो हमें और भी हेल्पफुल होगा अलग अलग चीजों में यूज करने के लिए। इसके साथ साथ एडिशनल एप्लीकेशंस भी के साथ भी यहाँ पे हमें मिलता है लाइटिंग फास्ट इंटरनेट, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, हायर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 5G नेटवर्क बहुत ही फास्ट होने वाला है, जिसके वजह से हम अभी तक बहुत सारी चीजें जो है मोबाइल फोन में ही करते हैं, तो ये सारी जो चीजें और भी बढ़ने वाला है हमारे डे टू डे लाइफ में, वर्किंग में, ये और भी हम लोग इस मोबाइल फोन्स को 5G को और भी यूज करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, और हायर सिक्योरिटी हम लोग को देखने को मिलने वाला है ये। और जो एप्लीकेशन है, नए नए एप्लीकेशंस को ये डेवलप कर सकते हैं, इसमें रन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जितने फास्ट इंटरनेट होगा उतना एडवांस एप्लीकेशन हम लोग रन कर सकते हैं, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हम रन कर सकते हैं। तो 5G का जो स्पीड है, उस स्पीड से जो मिलने वाला है, उस स्पीड्स को देके हम लोग एडिशनल बहुत ही एडवांस एप्लीकेशंस अपने फोन्स पे रन कर सकते हैं। ये देखते हैं 5G नेटवर्क्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है होम ऑटोमेशन, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट टीवी, देन स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आप लोग ने सुना ही होगा। लेकिन ये स्मार्ट होता क्या है? स्मार्ट का मतलब है ये हम कोई भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आईओटी, आईओटी आपने नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जितने भी सारे डिवाइसेस है, टीवी से लेके वॉशिंग मशीन, हमारे दरवाजे या फिर विंडो से लेके एवरीथिंग, सब में विंडोज के कर्टेन में भी यहाँ पे आईओटी रहेगा। इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब ये जो कर्टेन है, विंडोज है, डोर्स है, ये सारी चीज में भी इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा, एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहने से क्या होता है, हम कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप घर के बाहर भी है, आप घर के बाहर से अपने विंडो को क्लोज कर सकते हैं, कर्टेन्स को मूव कर सकते हैं, टीवी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके फ्रिज में क्या है, नहीं है, और अपने एसी का टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपके दरवाजे में कौन है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं आपके मोबाइल से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी। ऐसा ही नहीं है आपको घर में बैठ के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहीं से भी यूज करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर में हो या फिर देश के बाहर हो, घर के बाहर हो, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। घर में कुछ एक्सीडेंट्स हो, क्या हो, आप कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से 5G नेटवर्क्स के द्वारा हम लोग हर एक इक्विपमेंट्स को हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे मोबाइल फोन से ही आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या, सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो इन सारे डिवाइस को दूसरे कोई कंट्रोल कर सकता है, इसका जो एक्सेस है दूसरे किसी को मिल सकता है, तो इन सारी चीजों को मिस यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सिक्योरिटी भी हमें और ज्यादा सिक्योर मिलने वाला है फिर 5th जनरेशन नेटवर्क्स पे। तो मैं फिर से बता देता हूँ, होम ऑटोमेशन मतलब हर एक चीज घर में, जो हर एक चीज है, डोर्स को लेकर, फ्रिज को लेकर, वॉशिंग मशीन या फिर टीवी को लेकर, हर एक चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन के द्वारा। और ये कंट्रोल जो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये हाईली सपोर्टेबल टू www। आपने www सुना होगा, लेकिन यहाँ पे 4 W's है, तो ये 4 W और एक जो आता है ये वायरलेस। तो हर एक चीज जो है ये वायरलेस बन जाएगा, एवरीथिंग विल बी वायरलेस। 5th जनरेशन नेटवर्क में, ये 5th जनरेशन नेटवर्क में ही ये पॉसिबल होगा।
तो यहाँ पे वायर नहीं रहेगा, सारी चीजें जो है ये वायरलेस बन जाएगा। तो वेब जो है ये कंप्लीटली वायरलेस होने वाला है, यहाँ पे कुछ भी वायर नहीं रहेगा। तो ये जो www जो है ये 5th जनरेशन ये फुल्ली सपोर्ट करता है इसे, और इसे रन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आता है ये है 3D टेलीविजन विथ अल्ट्रा एचडी क्लियरिटी। अल्ट्रा एचडी पहले जो था ये एचडी था, हाई डेफिनेशन। अल्ट्रा एचडी का मतलब इससे भी हायर रिजोल्यूशन का ट्रांसमिशन हम लोग देख सकते हैं। अल्ट्रा एचडी का एग्जांपल जैसा कि 2K 4K या फिर 8K क्वालिटी में हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, या फिर अगर आपके डिवाइस 3D सपोर्ट करता है तो हम लोग 3D टेलीविजन भी देख सकते हैं, ये भी पॉसिबल होगा ये। तो हम देख सकते हैं जितना भी नेटवर्क का स्पीड होगा उतना ज़्यादा फीचर्स हम लोग को यूज़ करने मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं हमने आप लोग को दिखाए। यहाँ पे होम ऑटोमेशन, हर एक डिवाइस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। www अभी और एक W ऐड हो गया जो वायरलेस है, वो 5G से ये स्टार्ट होने वाला है, ये फुल्ली सपोर्टेबल है। सारी चीजें जो है जो वायरलेस बनने वाला है, कंप्लीटली ये वायरलेसली हम इसे रन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये 3D टेलीविजन। 3D टेलीविजन हम लोग देख सकते हैं, और अल्ट्रा एचडी क्लियरिटी के साथ। अल्ट्रा एचडी क्लियरिटी मतलब बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वीडियोस ट्रांसमिट हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये सारे जो फीचर्स है ये 5th जनरेशन नेटवर्क का है ये। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये अभी हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कुछ डाउनलोड स्पीड कंपैरिजन। सो पहले से अभी तक और नेक्स्ट जो आने वाला है इसका स्पीड कैसे होने वाला है, इन सारे स्पीड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैं एक टेबल में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले रहेगा जनरेशन, एक जनरेशन और टेक्नोलॉजी, देन इसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना है और टिपिकल स्पीड हमें कितना मिलता है। ये एरिया बेसिस ये चेंज होता है। तो सबसे पहले जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था ये 2G नेटवर्क से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क पे ये इंटरनेट फैसिलिटी नहीं था, तो सेकेंड जनरेशन नेटवर्क से ये स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे GPRS टेक्नोलॉजीज को यूज करके हमें जो इसका जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 128 KB पर सेकेंड, किलोबाइट्स पर सेकेंड इसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी, इसके ऊपर ये जा नहीं सकता। हमें जो टिपिकली मिलता है, हमें मिलता है ये 12 KB पर सेकेंड मिलता है इसका स्पीड। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एज टेक्नोलॉजी को यूज करके इसका स्पीड जो है ये 120 से लेके ये भी 480 KB पर सेकेंड ये बन जाता है। मतलब हर एक सेकेंड में इसका कैपेबिलिटी जो है 480 KB पर सेकेंड। हमें जो स्पीड मिलता है ये 36 KB पर सेकेंड। ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये एरिया वाइज ये चेंज होता रहता है, अलग अलग एरियाज में ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3G नेटवर्क्स में। ये 3G बेसिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हमें इसका जो डाउनलोड कैपेबिलिटी है मैक्सिमम वो है 0.5 Mbps मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और हमें मिलता है 0.3 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसका मतलब अराउंड 300 MB। तो 0.3 MB तो 300 KB में ये डाउनलोड होता है। नेक्स्ट जो है HSPA, हाई स्पीड पैकेज एक्सेस। हाई स्पीड पैकेज एक्सेस इस टेक्नोलॉजी यूज करके इसका जो कैपेबिलिटी है ये 0.5 से ये 7.2 मेगाबाइट पर सेकेंड में आ जाता है। एंड देन इसका जो डाउनलोड स्पीड हमें टिपिकली मिलता है वो है 1.5। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है इस टेक्नोलॉजीज को यूज करके इन द सेम जनरेशन। 3G बेसिक से HSPA ये बहुत ही ज्यादा फास्टर है। नेक्स्ट जो है H+, सबके मोबाइल फोन में ये दिखाई देता है H+। अगर ये होता है तो ये और फास्टर इंटरनेट आपको मिलता है, हाई स्पीड पैकेज इंटरनेट एक्सेस प्लस। और इसका जो स्पीड है 7.2 से लेके ये 21 तक ये आ जाता है। तो इसको जो स्पीड है हमें टिपिकली मिलता है 4 MB पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है ये DC, इसका मतलब है ड्यूअल चैनल हाई स्पीड पैकेज एक्सेस प्लस। इसको यूज करके इसका जो कैपेबिलिटी है ये 21 से ये 42 तक आ जाता है मेगाबाइट्स पर सेकेंड। एंड इसका जो स्पीड है हमें मिलता है 8 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसका डबल हो जाता है। आप देख सकते हैं ये 4 से लेके अभी 8 तक पहुंच गया है।
और 4G LTE टेक्नोलॉजीज को यूज करके इसका जो मैक्सिमम स्पीड है इस 100 Mbps और हमें जो मिलता है ये 15 Mbps। तो ये एरिया बेसिस ये चेंज होता है, 15 Mbps हर जगह पे नहीं मिलता है, किसी किसी एरिया में मिलता है, क्योंकि यूजर बहुत है इंडिया में, इसीलिए इसका स्पीड बहुत वेरी करता है, बहुत ज्यादा होता है, कम होता है। और नेक्स्ट है द लास्ट 5 जनरेशन, जो 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन का जो ये टेक्नोलॉजी है वो LTE एडवांस होने वाला है और इसका जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा है। तो अभी से लेके ये बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं 100 Mbps से लेके ये 10 Gbps तक इसका मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड, इसका कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो हमें जो स्पीड मिलने वाला है ये 0.7 GB पर सेकेंड, इसका मतलब 700 MB तक मिल जाता है हर एक सेकेंड में। अभी अगर आप लोग को थोड़ा और कंपेयर करेंगे एक फाइल्स को लेकर, अगर एक म्यूजिक फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं, एक म्यूजिक फाइल एक अच्छी क्वालिटी का अगर फाइल होगा तो 10 MB तक आ जाता है। एक MP3 अगर फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अराउंड वो 10 MB अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो ये नेटवर्क है 12 kbps स्पीड से अगर हम डाउनलोड करेंगे तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए अराउंड 14 मिनट्स लग जाता है। अगर आप एज टेक्नोलॉजीज को यूज करके डाउनलोड करेंगे तो ये 5 मिनट्स में डाउनलोड हो जाएगा अप्रोक्सली। तो आप देख सकते हैं 14 मिनट से लेके अभी ये 5 मिनट तक आ चुका है। 3G बेसिक से अगर यूज करेंगे तो ये अराउंड 35 सेकेंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगा। और हाई स्पीड पैकेज इंटरनेट यूज करके अगर यूज करेंगे तो ये आता है, ये 7 सेकेंड्स में आ जाता है वही फाइल, सेम फाइल 10 MB का जो फाइल है वो 7 सेकेंड्स में वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये आप HSPA प्लस यूज करेंगे तो ये लेस देन 3 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ड्यूअल चैनल हाई स्पीड पैकेज इंटरनेट, मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूअल चैनल हाई स्पीड पैकेज इंटरनेट सर्विस जो है ये सर्विस इंडिया में है नहीं, हम लोग HSPA प्लस तक ही यूज किया है। तो अभी जो ये 3G तक लास्ट जो था यही है, किसी किसी कंट्री में ये ड्यूअल चैनल यूज किया गया था लेकिन हमारे यहाँ ये यूज किया गया नहीं था। तो अगर आप DC HSPA प्लस यूज करते हैं तो आप ये 2 सेकंड से भी कम समय पे वही 10 MB का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और 4G यूज करके आप वैसा 2 फाइल एक ही सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही सेकंड में 2 फाइल डाउनलोड कर सकता था, जो पहले टेक्नोलॉजी में 14 मिनट लग जाता था। और 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाला है ये तो एक रिमार्केबल है, आप 70 से भी ज्यादा फाइल एक ही सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज अलग अलग जनरेशन्स पे यूज किया गया है। और ये जो है इसके वजह से स्पीड, हमें स्पीड मिलने लगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा हम लोग एडवांस एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और एडवांस फीचर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोबाइल सब्सक्रिप्शंस के बारे में। टोटल एज पर 100 इनहेबिटेंट्स ये साल 2001 से 2015 तक ये हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले 2001 में देखते हैं, यहाँ पे 2001 पे जो है 15.5% लोगों के पास मोबाइल था। ये 962 मिलियन पीपल यूज करते थे ये। तो 100 में से ओनली 15.5 पीपल के पास ही मोबाइल फोन था। इसके बाद ये धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। देखिए 2002 में 18.4, देन 18 से लेके 22, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे किस तरह से बहुत ही ज्यादा ये यूजर्स बढ़ने लगे। इन द ईयर 2010 ये 76 तक आ चुका है। आप देख सकते हैं 2001 पे ये 15.5 था और 2010 पे 76.6% तक आ चुका है। और ये इस तरह से और भी ज्यादा ये यूजर बढ़ने लगा है। और इन द ईयर 2015 पे ये 98.8, और अभी के डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 98.8% पीपल अभी यूज करे। इसका मतलब लगभग हर एक के पास ये मोबाइल फोन अभी है, यूज कर रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन का जो यूजेस है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा ये यूजफुल है। हम अपने लाइफ में मोबाइल फोन के बिना आप सोच नहीं सकते कि हमारा लाइफ से कैसे बन जाएगा। विदाउट मोबाइल फोन हम लोग चल नहीं सकते। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह से हम यूज करेंगे इन चीजों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते तो आप नेक्स्ट जो लाइफ होने वाला है, नेक्स्ट जो फीचर्स होने वाला है, उसमें आप अच्छी तरह से कंफर्ट लाइफ नहीं जी सकते।
तो अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करते रहिए और हम लोग और भी नए नए सेशंस लाने वाले हैं आप लोगों के सामने, और भी एडवांस चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा ये। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच।